हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे रूल्स की जो इस बार के बोर्ड में आपको 95+ % दिला सकते हैं। इन अगर 4 रूल्स को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस बार आपके बोर्ड्स में 95+ % आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है डेडिकेटेडली, और आपको कोशिश करनी है कि कुछ भी हो जाए ये रूल्स आपको फॉलो करने ही करने हैं, है ना। ब्रेक नहीं होना चाहिए इन रूल्स के बेसिस पे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा पहला रूल की। तो पहला रूल है हमारा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, जैसे कि हमें सबको पता ही है कि बोर्ड्स में अभी बस 2 महीने बचे हुए हैं, है ना। इस बार का क्या है, दिसंबर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। तो अभी आपके पास दिसंबर का बचा हुआ थोड़ा बहुत टाइम मान के चलते, दिसंबर का बचा हुआ ऑलमोस्ट आपके पास 10 डेज, ठीक है। इसके बाद जैन के बचे हुए आपके पास मान लीजिए 30 डेज, और उसके बाद आपके फेब में ऑलमोस्ट आपको 15 डेज मिलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इन सारे दिनों में आप ये कर सकते हो कि आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करो, है ना। सिर्फ सेल्फ स्टडी भी नहीं होने वाली, आपको काफी कुछ करना होगा। नोट्स बनाने होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। रीड करना होगा एनसीईआरटी को, डिफरेंट बुक्स को, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, है ना, क्लास ट्यूशन, स्कूल ट्यूशन, ये सब चीजें करनी होंगी। तो इन सब के बेसिस पे आपको देखिए पूरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको कब क्या करना है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आंसर राइटिंग, आपके जो बोर्ड होगा, बोर्ड के बेसिस में आप कैसे उसमें आंसर राइटिंग करोगे, है ना। बोर्ड्स में कैसी आंसर राइटिंग होने वाली है, किस क्वेश्चन को कितना लिखना है, कितने मार्किंग के बेसिस में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, वे ऑफ राइटिंग, और आपकी जो राइटिंग स्किल है उसको किस तरह से हम और बेहतर से बेहतर कर पाए, इस पे भी हम बात करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 3, है ना, रीड एनसीईआरटी। अच्छा, जैसे कि आपको कई सारे लोगों ने बोला होगा कि एनसीईआरटी तो रीड करने की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, कुछ भी हो जाए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, आप किसी की बात नहीं सुनोगे। ट्रस्ट मी, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत लॉस हो सकता है। और जितनी एनसीईआरटी है, अगर आपने सिर्फ उतना पढ़ लिया, पूरी एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की, तो 95 क्या मैं कह सकता हूँ, आप 98-97% तक भी बहुत ईजिली ला सकते हो, वो भी सिर्फ 2 महीनों में। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ में। Within 2 months you can achieve goal of 95-97% very easily, very conveniently। बस आपको इन चारों लॉज को फॉलो करना है अच्छे से, और जो चीजें भी मैं कुछ की पॉइंट आगे बताने वाला हूँ उन सबको अच्छे से सुनना है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ाई कैसे करनी है ना, मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगा। ये 2 महीने का जो सेशन है, 2 महीने का टाइम पीरियड है, विदिन 2 मंथ्स आप कैसे पढ़ो कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। देखिए इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले तो देखिए, जो आपको स्कूल से असेसमेंट मिलते हैं, है ना, उसके बाद आपको स्कूल की नोटबुक्स कंप्लीट करनी होती है ना। जैसे कि साइंस हो गया, साइंस में आपको केमिस्ट्री फिजिक्स की नोट्स कंप्लीट करनी है, मैथ्स में नोट्स कंप्लीट करनी है, एसएसटी में नोट्स कंप्लीट करनी है, हिंदी इंग्लिश वगैरह वगैरह सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट करना है। तो देखो, इनमें आपको टाइम ऐसे मैनेज करना है कि आप ये सारा काम भी करो, है ना, और आपके साथ साथ जैसे आपका होमवर्क, जो क्लास ट्यूशन होमवर्क है, ये सब भी चलता रहे, सेल्फ स्टडी भी चलता रहे। और देखो, मोबाइल फोन आजकल के टाइम में बहुत यू कैन नॉट लिव विदाउट इट काइंड ऑफ। और स्पेशली आजकल के बच्चे, तो मैं जिनको कोचिंग पढ़ाता हूँ या स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ वो इसके बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो अगर इसके बेसिस से बात करें तो आपको बहुत हार्डवर्क करना होगा, और इस चीज़ से तो बहुत दूर रहना होगा। बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हट ही जाना है। आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट प्रॉपर वे, है ना। हम मैनेज करना सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए, ये जो असेसमेंट वगैरह काम होता है ना, इन सब के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपको इन सब चीज़ों को ऐसे टाइम पे करना है जैसे कि आप स्कूल से आते हो, है ना। तो स्कूल से आते ही आप फिजिकली तो बहुत टायर्ड होते हो, साथ में आप मेंटली भी बहुत टायर्ड हो चुके होते हो, है ना। आप फिजिकली मेंटली टायर्ड हो, ऐसे टाइम पे सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो कुछ फायदा नहीं है, जो पढ़ोगे सब भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे आप ये जो स्कूल से मिला हुआ असेसमेंट है, नोटबुक कंप्लीट करनी है, आप इन सब चीज़ों पे फोकस करो। तो स्कूल के आने, जैसे कि 3 बजे आप स्कूल से आते हो, तो 3 से 4 या 5, जब तक भी आप फ्री हो, क्या है ना कि आजकल बच्चे 5 बजे कोचिंग वगैरह होती हैं, तो 6 से कोचिंग वगैरह हो जाती है, 6 से 7 या 7 से 8। तो जब तक आपका कोचिंग पीरियड नहीं आता है, आप स्कूल से आओ, लंच वगैरह करो, और अपना स्कूल का असिस्टेंट वर्क है, जो भी राइटिंग वर्क है, भाई ईयरफोन्स लगाए और स्टार्ट हो गया लिखने में, है ना। देखो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि बहुत मस्ती की है आप लोगों ने पूरे साल, अब टाइम आया है थोड़ा पढ़ने का, है ना। तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपका जो क्लास वर्क है, ट्यूशन है, कोचिंग वगैरह का होमवर्क वगैरह है ना, ये सब भी आप इसी में इंक्लूड करो। आपको ये दोनों चीज़ें क्या करनी है, ऐसे टाइम पे पढ़नी है। जो टाइम क्या होने वाला है आपका ये टाइम होगा ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद, जो भी आप स्कूल की टाइमिंग है, स्कूल से घर आने के बाद की जो भी टाइमिंग है उस पर करोगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका टॉपिक आ जाता है
सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आप मान लीजिए ये बोर्ड के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। कोचिंग में पढ़ा दिया ठीक है, स्कूल में पढ़ा दिया ठीक है, टीचर से गाइड ले ली, भैया दीदी से पढ़ लिया ठीक है, बट सेल्फ स्टडी तो मस्ट है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना होगा, कोई और ऑप्शन है नहीं इसका। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका होता है मॉर्निंग और होता है एक नाइट, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हाँ मैं मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, उनका कहना होता है मॉर्निंग में हम बहुत ज़्यादा थके थके से होते हैं, नींद से आ रही होती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये दोनों बच्चों के लिए मैंने ये देखिए चार्ट एक बनाया हुआ है। देखिए अगर आप मॉर्निंग में तो इसके अलग फायदे होंगे, है ना, और नाइट में तो इसके अलग फायदे होंगे। तो जो मॉर्निंग में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए क्या होगा, आपको मॉर्निंग में पहली बात तो एनर्जी रहती है ना, सो करके उठे होते हो, आपने पूरी अपनी 8 आवर या 7 आवर जितने आवर के बीच आप कंप्लीट स्लीप ले चुके हो, तो आप बहुत इनर्जेटिक हो, आप मेंटली भी बहुत फिट हो और हेल्दी भी हो, मतलब फिजिकली भी बहुत अच्छे से हो। तो मेंटली फिजिकली दोनों का हेल्प करके आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये टाइम आपका बहुत क्रूशियल होता है आप सेल्फ स्टडी के लिए, जो बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन। अब मॉर्निंग में क्या होता है ना कि भाई सुबह सुबह आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, भाई कॉल कर लिया, है ना, कुछ बहुत डाउट हो। बोर्ड्स में तो टीचर भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, सारे टीचर आपकी हेल्प करेंगे। तो बोर्ड्स में आप भैया दीदी से पूछ लिया, टीचर से पूछ लिया, ग्रुप स्टडी कर सकते हो, अपने जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना उन फ्रेंड्स को बुलाया और भाई हो गया शुरू पढ़ने में, है ना। ग्रुप स्टडी कर सकते हो या आप अपने फ्रेंड के घर जाके पढ़ सकते हो। नेचुरल क्या होता है कि मतलब आप देखो सिंपल है ना कि सुबह सुबह ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी, कार ये सब की ज़्यादा हॉर्न की ये सब कोई आवाज़ नहीं होगी, है ना। फैमिली भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी, मम्मी पापा या पेरेंट्स जो भी सब सोते रहते हैं, तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट स्टडी होती है, ठीक है। ये तो कि मॉर्निंग वाले बच्चों की। अब वो बच्चे जो रात में पढ़ना प्रीफर करते हैं उनके लिए क्या है, देखो आपको रात में अपने यूट्यूब वीडियो को प्ले कर लिया, संदीप महेश्वरी है फिजिक्स वाला या जो भी कोई ऐसे जो आपको मोटिवेशन अच्छे से दें, आप उनका मोटिवेशन वीडियो देखो, मोटिवेट हो गए भाई, रात भर आप पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से। साइलेंट रहता है, सुकून रहता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, आप बहुत सुकून से पढ़ाई कर सकते हो, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई आपको आके नहीं बोलेगा लो बेटा ये लेके आ दो, लो बेटा ये लेके आके दो, कुछ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लाइब्रेरी, अच्छा देखिए नॉर्मली लोकल सिटीज़ में लाइब्रेरीज नहीं होती हैं, बट क्या होता है ना कि आपको एक मूड मिल जाता है, आप एक जगह में रहते हो, सुकून में रहते हो, साइलेंट होता है, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो और लेस डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई आपको आके कॉल नहीं कर सकता, रात में कोई टेक्स्ट नहीं करेगा, कोई फ्रेंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहोगे, फैमिली मेम्बर कोई परेशान नहीं करेगा। अब रही बात मोबाइल फ़ोन की, तो भाई मोबाइल फ़ोन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। तो मोबाइल फ़ोन से बचने के लिए देखिए एक सिंपल सा मैं रूल बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको दिन को कोई एक ऐसा टाइम डिसाइड कर लेना है। मान लो आप मॉर्निंग वाले हो, मॉर्निंग में पढ़ते हो, या फिर रात में पढ़ते हो, नाइट आउल्स हो। तो देखो मॉर्निंग का सीन क्या है कि अगर आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हो तो मान लो आप 4 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़ रहे हो, एटलीस्ट इतना तो पढ़ोगे। और अगर नाइट में पढ़ रहे हो तो नाइट में मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो नाइट की आपकी अगर पढ़ाई है तो नाइट में आप पढ़ लो मान लीजिए 9 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक, यही तो होता है ना रात की पढ़ाई। तो आप इतना पढ़ लो, तो इस टाइम पे आप ऐसे कर लो कि जितनी देर में ये पढ़ूंगा, मतलब आप 2 से 3 घंटे जो भी पढ़ रहे हो, इस बीच में फ़ोन आपको देखना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल छूना ही नहीं है, टच ही नहीं करना है, बिल्कुल भूल जाना है कि फ़ोन जैसी कोई डिवाइस भी है आपके पास। कुछ नहीं, डेटा ऑफ किया, फ्लाइट मोड लगाया, कॉल आ रही, टेक्स्ट आ रही, कुछ भी, फोन एकदम दूर रख देना है, इतनी दूर रख देना है कि मतलब आप अगर उठ के जाके उसको यूज करने का भी मन ना हो, ठीक है। देखो फोन का एडिक्शन मैं मानता हूँ बहुत होता है, अब आजकल इंस्टा है, रील्स है, टेक्स्ट है, फ्रेंड से बात करनी है, पर ठीक है वो सब ठीक है, पर बोर्ड से बढ़ के कुछ नहीं है ना। तो बोर्ड्स पे फोकस करने के लिए फोन से तो दूर रहना ही होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर करोगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करनी है। मैं भी आपको टाइम टेबल ही बताऊंगा लास्ट में। तो इन सब चीज़ों को अच्छे कैसे मैनेज करनी है, अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर गए तो लिटरली आप 95-97% बहुत ईजिली गेन कर लोगे विद इन 2 मंथ्स। ट्रस्ट मी, बहुत होता है 2 महीना, है ना। 2 महीने में आपके कितने दिन होते हैं, 60 डेज। 60 डेज बहुत होते हैं, है ना। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अगर आपकी 8 आवर्स की स्लीप और मान लो 2 आवर ईटिंग फूड या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज निकाल लूँ तो भी आप 10 अगर घंटे करते हो तो 14 आवर्स है आपके पास। 14 आवर इज रियली अ बिग नंबर। अगर आप चाहो तो आप अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट में भी हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल आ जाता है आपका आंसर राइटिंग। भाई आप देखिए, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, सब कुछ आपको पता है ना। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोगों को बच्चों को कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत अच्छे से क्लियर होता है, पर जब बात आती है लिखने की तो वो लिख नहीं पाते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा कर लेते हैं, है ना। सो हर थोड़ी थोड़ी में सो, दा,
है ना, सो दैट, इस तरह के वर्ड्स बार बार यूज करते हैं। इससे ग्रामेटिकल मिस्टेक करने से क्या होता है ना, आपके मार्क धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। ये नहीं करना है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये एक टॉपर्स की है, टॉपर्स कॉपी है, इस पे देखिए इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन रहा होगा, इसमें ब्लड को डिफाइन करना है, ब्लड एंड ब्लड का फंक्शन डिफाइन करने जैसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें देखिए इन्होंने क्या है, ब्लड इज एन एल्वियोलर सैक दैट टेक अप ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, है ना। तो कितना सिंपली इन्होंने एक ही पॉइंट पे चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड पॉइंट, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन थ्रू अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन व्हिच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, है ना। तो ये सब चीजें कितनी सिंपली, देखो इन्होंने कैसे किया, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, है ना। तो देखिए मान लो ये 3 क्वेश्चन होता, 3 नंबर का क्वेश्चन होता, इन्होंने 6 पॉइंट लिखे, सारे अच्छे से लिखे। जो इनको लगा कि जो पॉइंट, या जिस बच्चे को जो लगा कि जो पॉइंट बोर्ड के मेंबर को इंप्रेस कर सकते हैं, या जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको इन्होंने अंडरलाइन कर दिया, देखिए यहाँ पे। तो इन सब चीजों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। और आपके आंसर जो है ना, वो देखो जैसे मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मुझे बहुत चीजें सिंपली समझ में आ जाएंगी। देखो इस बच्चे को अरे ये तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। जब ये सब चीजें आती हैं तो एक बार हो सकता है कि आपकी एक आध मिस्टेक्स को मैं इग्नोर कर दूं, है ना, और 3 आउट ऑफ 3 दे दूं। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे प्रॉपरली तो मुझे पता है आपको आता सब है, पर लिखते टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि सब गलतियां नहीं हो। इसके लिए क्या करोगे तो सबसे पहले तो आपको पता है राइट इन पॉइंट्स, है ना। कोशिश करनी है कि बुलेट एंड पॉइंट्स में लिखो। एक हेडिंग पॉइंट लिखा, उस चीज को एक्सप्लेन किया, सेकंड पॉइंट लिखा, उस चीज को एक्सप्लेन किया, थर्ड पॉइंट लिखा, एक्सप्लेन किया, है ना। हालांकि ये सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, और ये बहुत अच्छे से मार्किंग आपको देके जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि आंसर जो लिखो आप पॉइंट्स में लिखो, और उसके साथ साथ कोशिश करो कि जो आंसर आप स्टार्ट करो ना, वो हमेशा क्वेश्चन से स्टार्ट करो। अब देखिए जैसे कि अब इसकी दो, देखो ये जो चीज़ है ना, ये रातों रात नहीं आ जाता है कि आपने सोच लिया पॉइंट में लिखना और लिखने लग गए, नहीं। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे भाई, आप बोर्ड्स आने वाले हैं तो सारे आपके स्कूल में टेस्ट हो रहा है, यूटीज होते हैं, है ना, प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड के साथ साथ आपका वीकली टेस्ट है, कोचिंग में टेस्ट हो रहा है, ट्यूशन में टेस्ट हो रहा है। इन सब चीजों में क्या करोगे आप एक फॉर्मेट डिसाइड करो कि आपको इस आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, और लिखने के जस्ट 5 से 6 सेकंड आप ले लो कि आपको जो लिखना है वो क्या लिखने वाले हो इस क्वेश्चन में। एक बार मेमोराइज कर लो, समराइज कर लो, तो इस तरह से आप आंसर अच्छे से लिख पाओगे। इसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। द नेक्स्ट रूल इज रीड एनसीईआरटी। देखो बच्चों, लोग क्या कहते हैं ना कि एनसीईआरटी कौन पढ़ता है, एनसीईआरटी में कुछ क्लियर नहीं दिया हुआ, छोटा छोटा दिया हुआ है, कम दिया हुआ है ना। लोग रिफ्रेशर की तरफ ज्यादा भागते हैं या फिर नोट्स की तरफ भागते हैं। देखो नोट्स रिफ्रेशर इज ओके, है ना, बट बिना एनसीईआरटी के बोर्ड्स नहीं होने वाला है। मेक इट वेरी क्लियर कि बिना एनसीईआरटी के बोर्ड्स बिल्कुल नहीं होगा। एनसीईआरटी की बात करें ना तो एनसीईआरटी से आपको अच्छे से सारी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। कोई भी अगर टॉपिक है और आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप पूरी कोशिश करो कि उसे एनसीईआरटी ही के बेस पे लिखो। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप रिफ्रेशर लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेंगे, बट जो मोर परफेक्शन होता है वो जितना अच्छा परफेक्शन होगा उतने अच्छे मार्क होंगे। तो आप ट्राई करो कि डेफिनेशन जो होती है वो एनसीईआरटी की लिखो, ठीक है। प्रैक्टिस, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए होते हैं, है ना, आपको सबको पता है ना, मिड ऑफ द चैप्टर में भी बीच में क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पलर्स होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन होते हैं। तो कोशिश करो कि जो प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन की वो पूरी पूरी आप एनसीईआरटी से करो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और जो बोर्ड से क्वेश्चन होते हैं ना वो भी इससे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। आप 10 ईयर्स उठा के देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल होंगे जैसे एनसीईआरटी में दिए होते हैं। तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन्हीं से आएगा, ठीक है। रेफरेंस बुक को भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, रेफरेंस बुक को भी पढ़ो, पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए, है ना। अब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है ये इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर एनसीईआरटी में मेंशन है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सी वेन क्या कैरी करती है, कौन सा आपके लंग से हार्ट तक लेके आता है, कौन हार्ट से लंग तक ब्लड वेसल लेके जाती है। ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए आप रिफ्रेशर का यूज करो, बट डेफिनेशन जो होगी वो आपको एनसीईआरटी की ही लिखनी है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे रूल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी होने वाली है ये है ये मिस्टेक और रिवीजन बुक। आपको एक नोटबुक बनानी है, ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपए की एक रफ कॉपी खरीद लो, या पुरानी कोई कॉपी रखी हो तो यूज़ करो। रफ कॉपी में क्या करना है आपको कि जो आप गलतियां करते हो, जैसे मैथ्स आपने उठाई, फिजिक्स उठाई, न्यूमेरिकल फिजिक्स को सॉल्व किया, मैथ्स के किए, केमिस्ट्री के रिएक्शन लर्न कर रहे हो, बायो में डेफिनेशन लर्न कर रहे हो, है ना, एसएसटी में कोई क्वेश्चन लर्न कर रहे हो,
कोई डेट लर्न कर रहे हो, तो अगर आपको वो नहीं याद होती, आप भूल जाते हो, बार बार उस चीज़ में गलती करते हो, तो आप एक ऐसी कॉपी बनाओ जिसपे आप वो मिस्टेक्स लिखो जो आप बार बार भूल रहे हो, है ना। जब आप एग्जाम दोगे ना, प्री स्कूल का एग्जाम दोगे, प्री बोर्ड, इन सब चीज़ों को देने के बाद क्या होगा ना, जब ये मिस्टेक्स क्लियर हो जाए तो एक बुक में लिख लो कि हाँ भाई इसमें ये प्रॉब्लम हमें आ रही है और ये चीज़ें हमें लिखनी है। नंबर 1 इसमें हमें ये चीज़ करनी है समझ में, नंबर 2 ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो लिखो क्वेश्चन और उसका आंसर लिखो। तो बाद में जब भी आप बैठो कि हाँ वो चीज़ें आप पढ़ते हैं जो चीज़ें बहुत टफ थी हमारे लिए, तो यहाँ से आपको वो सब चीज़ मिल जाएगी। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक रिवीजन बुक बनाओ और जो चीज़ें टफ लगती हैं, जिन चीज़ों में बहुत डाउट आता है, उन चीज़ों को इससे सॉल्व करो, ये बहुत हेल्प करेगी आपकी, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट अपने रूल की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ टू स्टडी। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाइक ट्रस्ट मी, ये एक टाइम टेबल है, मैंने ये पूरा रिवीजन के लिए टाइम टेबल मैंने बनाया है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो ये बहुत ईजिली और बहुत सिंपली आपको इस बार के बोर्ड्स में अच्छे मार्क गेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आई नो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा हार्ड वर्क होगा इस पे, बट देखो बोर्ड्स के लिए इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा आपका एक ये पूरे वीक का है। उसके बाद अगर आप टाइम देखो तो देखो मॉर्निंग 9 से 11, ठीक है, 9 to 11 आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट 1, ठीक है। सब्जेक्ट 1 में आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट 1 में आप ले सकते हो साइंस, है ना, या फिर आप ले सकते हो मैथ्स, ठीक है। देखो मॉर्निंग की बात है, फ्रेश रहोगे तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट चूज करना जो आपको टफ लगता है। भाई टफ से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा ना, टफ चीजें पहले ही खत्म हो जाएंगी, टेंशन फ्री हो जाओगे, फिर उसके बाद इजी कर सकते हो, या फिर आप इजी से स्टार्ट कर सकते हो। इजी स्टार्ट करोगे तो आप मोटिवेट रहोगे कि हाँ यार ये सब चीजें सिंपल है, फिर लास्ट में मैथ रख सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को मैथ ज्यादा अच्छी लगती है, एसएसटी इतनी प्रॉब्लम देती है, कुछ बच्चों को एसएसटी अच्छी लगती है, मैथ्स प्रॉब्लम देती है, कुछ बच्चों को साइंस ज्यादा अच्छी लगती है, मैथ्स में दिक्कत होती है, तो मैथ अच्छी लगती है तो साइंस में दिक्कत होती है। अपने हिसाब से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 9 AM to 11 AM आपने रिवीजन किया सब्जेक्ट 1 का, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक। अब इस ब्रेक में क्या करना है, आप अपना मोबाइल यूज करो, ठीक है, अपना फोन यूज करो। तो इसमें क्या होगा भाई, आप फोन भी यूज कर पा रहे हो, लेकिन सिर्फ 15 मिनट, है ना। ये नहीं है कि एक रील खोली स्टार्ट किया, कब वो 15 मिनट से 45 मिनट हो गए पता ही नहीं चला, ये नहीं करना है। सिर्फ 15 मिनट्स का मतलब 15 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट उसके बाद आप फिर से भाई 11:15 से लेके बैठ गए 1:15 तक। अब 1:15 से आपने फिर एक ब्रेक ले लिया छोटा सा 2 बजे तक का, ठीक है। 2 बजे तक के बीच में आप फोन यूज करो या कुछ लंच कर लो आप, है ना। लंच के साथ साथ आप थोड़ी सी सो भी सकते हो, एक पावर नैप ले सकते हो। उसके बाद 2 बजे 4 बजे तक थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने लिया साइंस, फिर लिया मैथ्स, फिर लिया एसएसटी, ठीक है। अब मंडे के दिन ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए। अब इन तीनों सब्जेक्ट में जो भी आपने पढ़ा है वो शाम के टाइम 4:15 से 6:15 के बीच में, मतलब आप पूरा का पूरा रिवाइज करो कि जो भी पढ़ा है वो कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए, है ना। पूरे दिन का सम अप पूरा मगअप करके एक बार में पढ़ना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, ये देखो पहले क्या होता है, चीजें आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं, फिर जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में बार बार उसको रिवाइज करोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप उस कॉन्सेप्ट को कभी भूलोगे नहीं, ऐसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मंडे को वही, ट्यूसडे को वही, वेंसडे को वही, बस सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ साइंस पढ़ा था तो ट्यूसडे को आप ऐसा कर सकते हो, इन तीनों में कोई एक हटा करके आप हिंदी यूज कर सकते हो, है ना। हिंदी तो खैर इजी हो जाता है, तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इंग्लिश कर सकते हो, है ना। या फिर आप संडे के दिन एक दिन कर लोगे, संडे के दिन ये पूरे हफ्ते का रिवीजन, और रेस्ट नहीं है यहाँ पे, कहीं पे भी रेस्ट वर्ड नहीं यूज कर लेना, ठीक है। बोर्ड्स अब सिर्फ 2 मंथ है बच्चों, 2 महीने के लिए क्या ही अब रेस्ट करोगे, अब रेस्ट का टाइम जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, संडे के दिन जो पूरे वीक आपने पढ़ाई की है भाई 3 घंटे 4 घंटे लेके बैठ जाओ आप। अच्छा पता भी नहीं चलेगा जब आप पूरे हफ्ते का रिवीजन लेके बैठोगे, 3-4 घंटे आपको पता भी नहीं चलेंगे कब 3 से 4 घंटे हो गए, है ना। तो आपको क्या करना है, इनको लेके बैठना है और पूरा जो भी हफ्ते भर का रिवीजन वो करना है। थोड़ा बहुत आप स्पोर्ट्स में होता, भाई क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी आपको चाहे, इंडोर आउटडोर जो भी गेम खेलना हो वो खेल लो, या फोन यूज कर सकते हो, बट प्लीज मैं तो कहूंगा 2 घंटे ज्यादा फोन यूज ही नहीं करो, इवन ऑन संडे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ पूरे वीक, सिर्फ संडे की बात कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो।